डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल आज अपने इस वीडियो में प्रैक्टिकल की बात करने जा रही हूँ और जो विषय हमने आज लिया है वह है आहारिक प्रस्तावित मात्राएं या रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, जिसे कि आप आरडीए के नाम से जानते होंगे। हम थ्योरी में जो भी न्यूट्रिएंट पढ़ रहे हैं साथ में उसके आरडीए भी पढ़ रहे हैं। जैसे जब ऊर्जा पढ़ा तो ऊर्जा की आरडीए देखी, जब प्रोटीन पढ़ा तो प्रोटीन की आरडीए देखी। तो ये आरडीए है क्या, किसे हम कहते हैं रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, यही चीज मैं आज आपको इस वीडियो के द्वारा समझाने जा रही हूँ। यह आपका प्रैक्टिकल 3 है या प्रयोग संख्या 3 है, जिसमें हमने बात कर रही है आहारिक प्रस्तावित मात्राओं की। इसका परिचय या इसकी परिभाषा क्या है या किसे हम कहते हैं। दूसरी हमने बात की है प्रस्तावित मात्राओं को प्रभावित करने वाले कारक की, कि कौन कौन से कारक इन मात्राओं को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा संदर्भ महिला और पुरुष यानी रेफरेंस मैन एंड वुमेन किसे कहा गया है। साथ में लास्ट में हमने एक टेबल को बताया है बच्चों, जिसके द्वारा आपको पता चलेगा कि किसकी कितनी आरडीए है, किस एज के अकॉर्डिंग या सेक्स के अकॉर्डिंग या फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग। और यह सारी चीजें आपको अपनी जो प्रैक्टिकल फाइल बनाई है, जिसमें आपने सबसे पहले सिलेबस लिखा है, फिर प्रैक्टिकल 1 लिखा है, देन 2 लिखा है, तो आपको उसके बाद आपको यह प्रैक्टिकल 3 उतारना है। आहारिक प्रस्तावित मात्राएं नेशनल रिसर्च काउंसिल की आहार एवं पोषण समिति के द्वारा प्रतिदिन पोषक तत्वों की अनुमानित मात्रा, जो कि हमारे अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जरूरी है, दी गई है। अर्थात इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है, या हम यूं कह दें कि नेशनल रिसर्च काउंसिल के द्वारा हमें पोषक तत्व जो हमने पढ़े हैं 6 तरह के होते हैं। और फिर मिनरल्स में आपने बहुत सारे मिनरल्स को देखा है, विटामिन्स में आपने वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल विटामिन्स को देखा है। तो इनकी दिन में हमें कितनी मात्रा खानी चाहिए, प्रतिदिन कितना हमको रिक्वायर्ड अमाउंट होता है जो कि हमें लेना जरूरी होता है। तो वो अनुमानित मात्रा बताई गई है, जिससे कि व्यक्ति जो है वो स्वस्थ रह सके या अपने अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर सके। प्रस्तावित मात्राएं जो हैं, यह न्यूनतम आवश्यकता यानी कि मिनिमम रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखा गया है, प्लस सुरक्षित सीमा। सुरक्षित सीमा से जो यहाँ पर मतलब है वो है सेफ्टी मार्जिन, मतलब कि उसके अंदर थोड़ा सा हमने सेफ्टी मार्जिन को और जोड़ दिया है, जिससे कि व्यक्ति जो है अपने अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर पाए। जो इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में दी गई है उसी का मैंने ये हिंदी किया है, जो कि यहाँ पे समझाया गया है। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, द आरडीए, द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ अ न्यूट्रिएंट और कैलोरीज। कैलोरी अलग से इसलिए लिखा है बच्चों, क्योंकि कैलोरी जो है वो आपका न्यूट्रिएंट नहीं है। 3 न्यूट्रिएंट से प्राप्त होने वाली चीजें जो कि आपको प्राप्त होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट से, यानी कि द आरडीए, द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ ए न्यूट्रिएंट per day considered necessary for the maintenance of good health by the Food and Nutrition Board of the National Research Council, National Academy of Sciences. The RDA is updated periodically to reflect new knowledge. It is popularly called the recommended dietary allowances या daily allowances, और जिसे हम शॉर्ट में RDA भी कहते हैं। यानी कि यह वह आवश्यकता को बताता है जो कि किसी व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए जरूरी होती है, और अगर व्यक्ति दिन भर में इतनी आवश्यकता ले रहा है तो वह अपने स्वास्थ्य को बनाए रख पाएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रस्तावित मात्राओं को प्रभावित करने वाले कारकों की, अर्थात फैक्टर्स दैट अफेक्ट आरडीए। कौन कौन से कारक जो हैं हमारी आरडीए को प्रभावित करते हैं, जिसमें फर्स्ट कारक लिखा है बच्चों उम्र।
अगर हम देखें तो हमारी लाइफ साइकिल या हमारे जीवन चक्र में जब बच्चा पैदा होता है, यानी जब वो 1 दिन का है, वो स्टेज भी होती है और एक वह स्टेज भी होती है जब व्यक्ति 70, 80 या 90 साल का है। तो उनकी जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है, वह आवश्यकता जो है वो अलग अलग होगी। भली वह आवश्यकता ऊर्जा के लिए, प्रोटीन के लिए, कैल्शियम के लिए है या विटामिन ए के लिए। कोई सी भी चीज उठा के देख ले तो ऊर्जा की आवश्यकता एक जैसी नहीं हो सकती है, क्योंकि जो 6 महीने के बच्चे की रिक्वायरमेंट है वह 60 साल के पुरुष की या महिला की नहीं हो सकती है। यानी उम्र जो होती है वह हमारी आहारिक प्रस्तावित मात्रा या आरडीए को प्रभावित करती है। इसी तरह से लिंग भी प्रभावित करेगा कि जो महिला है और जो पुरुष है उनकी जो आरडीए की रिक्वायरमेंट होती है वह अलग अलग होती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि सेम एज ग्रुप है महिला और पुरुष का और उनकी आरडीए की रिक्वायरमेंट सेम हो। ये तब तक ही होता है जब तक कि उनका ग्रोथ या वृद्धि एक जैसी चल रही हो। यानी कि 9 साल तक की जो एज होती है तब तक हम उनकी जो आवश्यकता को देखते हैं या आरडीए की आवश्यकता को देखते हैं तो वो एक जैसी होती है। अभी हम जब देखेंगे 9 साल के बाद 10 साल से उनकी ऊर्जा, प्रोटीन व अन्य आवश्यकताएं जो है आरडीए की वह अलग अलग होती है। यानी कि लिंग यानी मेल एंड फीमेल सेक्स जो है वह भी हमारे आरडीए को प्रभावित करने का कार्य करता है। थर्ड पॉइंट है शारीरिक क्रियाशीलता। क्रियाशीलता के आधार पर हम किसी भी व्यक्ति को, भले वो महिला हो या पुरुष हो, कम क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील व अधिक क्रियाशील में विभाजित करते हैं और श्रम के आधार पर इनकी ऊर्जा की आवश्यकता जो है वह प्रभावित होती है और इस कारण से कई अन्य आवश्यकता जैसे थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन यानी विटामिन B1, B2, B3 की आवश्यकताएं भी प्रभावित होती है। इस वाला जो डायग्राम है इसमें लाइट वर्कर किसे कहेंगे, मॉडरेट किसे कहेंगे, हार्ड वर्कर को थोड़ा सा समझाने की कोशिश की गई है। जैसे जो ऑफिस वर्क करते हैं, ड्राइवर है, शॉपकीपर है, टीचर है, लॉयर है या डॉक्टर है, या ऐसी हाउसवाइफ जो लाइट गृह कार्य करती है, बहुत ज्यादा काम नहीं कर रही है, घर का सिंपल कुकिंग कर रही है या फिर मशीन में कपड़े डाल के धो रही है ना, क्लीनिंग कर रही है, ऊपर ऊपर की डस्टिंग कर रही है, तो वो लाइट वर्कर में आते हैं। मॉडरेट वर्कर में आपके रेलवे वर्कर, पोस्टमैन, प्लम्बर, बस कंडक्टर, टेलर, कारपेंटर या आपके घर में जो काम करने वाली बाई आती है बच्चों, या ऐसी फीमेल्स जो अपने घर की A to Z काम कर रही है, वह भी इसके अंतर्गत आएगी। अब हम बात कर रहे हैं हार्ड वर्कर की, यानी कि कोल माइनर की या स्टील वर्कर, आर्मी के अंदर जो रिक्रूट लोग होते हैं वो लोग, डॉकर्स, लेबरर्स जो कि डिफरेंट डिफरेंट तरह का कार्य करते हैं, वह सभी हार्ड वर्कर के अंतर्गत आते हैं और इनका जो श्रम होता है वो दूसरों के श्रम से बिल्कुल अलग होता है, इसलिए इनकी ऊर्जा की आवश्यकता भी अधिक होती है। चौथा पॉइंट है शारीरिक अवस्था। शारीरिक अवस्था के आधार पर 2 अवस्थाएं देखने को आती है, गर्भावस्था और दुग्धपान अवस्था, जिससे कि धात्री माता भी कहा जाता है। और इनकी जो आवश्यकताएं होती है वह सामान्य महिला के कंपैरिजन में थोड़ी सी अधिक होती है, स्पेशली एनर्जी की, प्रोटीन की, विटामिन्स की, कुछ टाइप ऑफ मिनरल्स की आवश्यकता जो होती है इनमें बढ़ जाती है। इसके साथ ही हम यह भी ध्यान रखते हैं कि वह महिला क्या कार्य करने वाली है, उस आधार पर उसको वो चीज देनी चाहिए, तभी वह महिला स्वस्थ रह पाएगी। बच्चों, आपको यह जो प्रैक्टिकल नंबर 3 है, जो कि वीडियो 4 है आपका, है ना, पर प्रैक्टिकल नंबर 3 है, तो यह जो है आपको अपनी फाइल के अंदर उतारना है। फाइल के अंदर उतारने के लिए आपको इन चित्र को बनाना जरूरी नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं संदर्भ महिला की।
संदर्भ महिला या रेफरेंस वुमेन की जब हम बात करते हैं तो किसे कहेंगे हम संदर्भ महिला या रेफरेंस वुमेन? ICMR या इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा जो कोई भी महिला बीमारी से मुक्त व शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, उसकी उम्र 20 से 39 साल हो, साथ में उसका वजन 50 किलो हो, वह 24 घंटे में से 8 घंटे व्यावसायिक कार्य में बिताती हो और यह कार्य मध्यम क्रियाशील कार्य के अंतर्गत आते हों। 8 घंटे बिस्तर पर यानी निद्रा को माना गया है। 6 घंटे वह बैठकर या इधर उधर चल के थोड़ा सा मूवमेंट के साथ जो कार्य किए जाते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। 2 घंटे वह घर के कार्य यानी हाउस होल्ड टास्क करती है या एक्टिव रिक्रिएशन या सक्रिय मनोरंजन के जो कार्य होते हैं उसमें इन्वॉल्व होती है। तो कहने का तात्पर्य वह यह है कि संदर्भ महिला उसे कहा गया है जिसकी एज जो है 20 to 39 ईयर्स, वेट 50 kgs हो और वह सभी प्रकार की बीमारी से मुक्त हो, वह शारीरिक रूप से स्वस्थ हो और 24 घंटे का जो क्लासिफिकेशन दिखाया हो वह इस प्रकार से हो, उसे हम रेफरेंस वुमेन कहेंगे और इसी आधार पर रेफरेंस मैन को भी समझाया। अब हम बात कर रहे हैं रेफरेंस मैन की। जिस तरीके से हमने बात की थी रेफरेंस वुमेन की, उसी तरह से रेफरेंस मैन है जो कि सभी प्रकार की बीमारी से मुक्त हो, वह शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, उसकी उम्र 20 से 39 साल हो, साथ में वजन 60 किलो हो, वह अपने दिन के 24 घंटे में से 8 घंटे व्यावसायिक कार्य जो कि मध्यम तरह के हों, 8 घंटे बिस्तर पर यानी कि सोकर, 6 घंटे बैठकर या इधर उधर चल के बिताता हो, बचे हुए जो 2 घंटे हैं वो हाउस होल्ड एक्टिविटीज में या एक्टिव रिक्रिएशन में बिताता हो, ऐसे पुरुष को हम रेफरेंस मैन या संदर्भ पुरुष कहते हैं। अब बच्चों अपन बात कर रहे हैं RDA टेबल की। यह टेबल आपकी पूरी एक साथ सारे न्यूट्रिएंट की टेबल है। यह टेबल आपको बच्चों फाइल में नहीं उतारनी है, परंतु इसके बाद वाली जो टेबल है नेक्स्ट स्लाइड जो है वो उतारनी होगी। यह जस्ट आपको एक साथ एक ही व्यू में सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता को बता रही है कि किसी पुरुष की ऊर्जा की, प्रोटीन की, वसा की, कैल्शियम की, लोहे की आवश्यकता क्या क्या है, इसी तरीके से अदर न्यूट्रिएंट्स की क्या है और इसी तरीके से सारे एज ग्रुप की एक साथ आपको बता रही है। यह एक कंपाइल टेबल है जो कि हम जनरली यूज करते हैं, परंतु आप थ्योरी भी इसमें साथ साथ पढ़ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि वसा के साथ देखा आपने कि वसा की क्या आवश्यकता है, ऊर्जा के साथ देखा ऊर्जा की क्या है, प्रोटीन के साथ देखा प्रोटीन की क्या है और इसी तरीके से आप हर की आवश्यकताओं को देख रहे हैं। यहाँ पर क्योंकि हम आपको प्रैक्टिकल या प्रयोग समझा रहे हैं तो एक साथ बताना बहुत जरूरी है जिससे आपको पता चल सके कि यह जो RDA जो ICMR के साथ के द्वारा दी गई है वह एक पुरुष के लिए अगर पूरी एक साथ देखे तो क्या है, स्त्री के लिए देखे तो क्या है। अब हम बात कर रहे हैं आपको जो टेबल उतारनी है उसकी, जो कि आपकी है ऊर्जा और प्रोटीन की आवश्यकता की। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऊर्जा किलो कैलोरी प्रतिदिन और प्रोटीन ग्राम प्रतिदिन। सबसे पहले शिशुअवस्था में जो कि 0 से 6 माह और 7 से 12 माह में विभक्त किया गया है। ऊर्जा की जो आवश्यकता है वो 108 पर किलो के हिसाब से है 0 से 6 महीने के लिए और 7 से 12 महीने के लिए 98 पर किलो है। जितना वजन होगा उस वजन के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रोटीन भी सेम इसी तरीके से वजन के आधार पे दिया गया है। अब हम बात करते हैं 1 से 3 साल का बच्चा, 4 से 6 साल का बच्चा और 7 से 9 साल का बच्चा। उसकी ऊर्जा की आवश्यकता है 1240, 1690, 1950। इसी तरह से इसकी प्रोटीन की आवश्यकता है 22, 30 और 41। यानी कि जो बच्चा इस 1 से 3 के बीच आ रहा है उसकी ऊर्जा और प्रोटीन की आवश्यकता यह रहेगी। जो 4 से 6 साल के बीच आ रहा है उसकी ऊर्जा और प्रोटीन की आवश्यकता
उसके सामने जो दी गई है वह रहेगी। और यह टेबल आपको अपनी फाइल में उतारना है। यह टेबल मेरी 3 स्लाइड्स के ऊपर आई है बच्चों। आपको अपनी जो फाइल है उसमें एक साथ एक पेज पे आराम से आ जाएगी और आपको उतारना है। इससे पहले जो मैंने अभी तक आपको पहले वाली जो स्लाइड्स में समझाया है वो लाइन वाले कागज पे करना है। और ये टेबल जो है आप जो है उसके सामने जो सफेद कागज ब्लैंक पेपर जो दिया हुआ होता है जिसपे की लाइनें नहीं होती है उस पे बनाएंगे। यहाँ पर 10 से 12 वर्ष का बच्चा दिया हुआ है जिसमें लड़के और लड़कियों का अलग अलग कर दिया है, क्योंकि यह मैंने पूर्व में भी समझाया है कि इस समय पे वृद्धि दर जो होती है वह लड़कों में अधिक और लड़कियों में कम होती है। इसीलिए लड़कों की ऊर्जा की जो आवश्यकता है वो 21 से 90 है, लड़कियों की 1970 है। इसी तरह से प्रोटीन की आवश्यकता वेरी कर रही है और बच्चों की हाइट, वेट, उनकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग 13 से 15 साल और 16 से 18 साल में भी भिन्नता पाई जाती है। अब हम बात कर रहे हैं कम क्रियाशील वयस्क पुरुष की। या हम कहते हैं पुरुष के अंदर 3 कैटेगरीज दी हुई, कम क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील, अधिक क्रियाशील। और कार्य के आधार पे उनकी ऊर्जा की आवश्यकता तो वेरी करती है पर प्रोटीन की नहीं करती है। जो कम क्रियाशील है उनकी ऊर्जा आवश्यकता भी कम है, जो अधिक क्रियाशील है उनकी ऊर्जा आवश्यकता भी अधिक है। सेम चीज महिलाओं में देखने को मिल रही है कि जो मध्यम क्रियाशील महिला है उसकी ऊर्जा आवश्यकता भी मध्यम है, कम की सबसे कम है और अधिक की सबसे अधिक है। और प्रोटीन की आवश्यकता क्रियाशीलता पे निर्भर नहीं करती है। अब फिजियोलॉजिकल कंडीशन की जो बात की थी, 2 होती है, गर्भावस्था या दुग्धपान अवस्था या जिसे धात्री माता भी कहा जाता है, जिसे कि वापस से हमने 2 स्टेजेस में बांटा है, 0 से 6 माह और 7 से 12 माह। क्योंकि जिनका शिशु 0 से 6 माह का होता है उनमें मिल्क का प्रोडक्शन ज्यादा होता है और 7 से 12 माह की जो महिला होती है वह अपने शिशु को ऊपरी आहार भी देने लग जाती है, साथ में मिल्क का प्रोडक्शन भी कम होता है। यहाँ पर दिया हुआ है गर्भावस्था में +300, 0 से 6 मंथ का जिनका बेबी है उनका +550 यानी 550 और 7 से 12 माह की जो महिला है जिनका बच्चा 7 से 12 माह का उनकी रिक्वायरमेंट है +400। तो क्रियाशीलता जिस भी तरह की है उसमें हम ये एनर्जी जोड़ देते हैं। अगर वो गर्भस्थ महिला है और मध्यम क्रियाशील है तो 300 इसमें जाके जुड़ जाएगा और उसकी आवश्यकता हो जाएगी 2525। ठीक है बच्चों, तो जिस तरह की क्रियाशील महिला है उसमें हम ये चीज जोड़ देंगे। प्रोटीन जो है वो क्रियाशीलता पे तो वेरी नहीं कर रही है, परंतु फिर भी गर्भावस्था में और दुग्धपान अवस्था में इसकी आवश्यकताएं बढ़ जाती है। और जिस भी अवस्था की वह महिला है, जैसे +15 है गर्भावस्था में तो 50 + 15 75 उस समय महिला की प्रोटीन की आवश्यकता हो जाएगी। तो यह था बच्चों आपका आरडीए। और आरडीए जो है हमारी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस या एक दिन की आवश्यकता को बताता है और इसी आधार पे हमें न्यूट्रिएंट्स को लेना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। यह पूरा जो वीडियो है इसमें आप जो स्लाइड्स बताई गई है उन स्लाइड्स को आपको अपनी फाइल में उतारना है और इस वीडियो को अच्छे से समझना है, क्योंकि जब आप मील प्लानिंग करोगे तब यही वीडियो आपको सपोर्ट करेगा। इसके साथ ही आज का आपका यह जो प्रयोग है वह समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों।